गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 2 एंड हमने अपना लेक्चर 1 ख़त्म किया था। किससे भला हमने ख़त्म किया था कि हमारा जो एड्सॉर्प्शन होता है वो हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है। हमने कहा वो हमेशा हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है। यहाँ पर हमने अपना लेक्चर नंबर 1 ख़त्म किया था कि मतलब जो हमारा एड्सॉर्प्शन है उसकी डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, आपको नेगेटिव मिलेगी। अब हमने वो बातें करनी है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, वो कैसे पता चलता है, तो हमने कहा कि हमें वो डेल्टा जी की वैल्यू से पता चलता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। हम लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था, पढ़ा था कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आए, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब खुद बर खुद आपकी रिएक्शन अकर हो जाएगी, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एड्सॉर्प्शन है, जो भी एड्सॉर्बेंट पे आ रहा है वो अच्छे से एड्सॉर्प्शन करे, तो हमने कहा उसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए वो प्रोसेस। तो हम लोगों को इतनी चीज़ मालूम है कि हमारे डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमें मालूम है। और हमें ये भी मालूम पड़ गया है कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये टी डेल्टा एस की वैल्यू कहीं से किसी भी तरह हम पॉजिटिव कर दें तो हमारी ये डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी नेगेटिव आ जाएगी और हमारा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो बस इतनी सी तो बात है कि हमें ये अपना जो डेल्टा एस है इसको किसी भी तरह पॉजिटिव करना है। मतलब कि हमें डेल्टा एस की वैल्यू को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। मतलब कि हमें एंट्रोपी को, दिस इज एंट्रोपी की वैल्यू को, चेंज इन एंट्रोपी को पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये तो बात होगी हमारी स्पॉन्टेनिटी की और करेक्टरिस्टिक्स की, किसकी भला, एड्सॉर्प्शन की, ठीक है। अब हमने जो कहा था, वादा किया था, और आपने कहा था कि, और अब आप लोग कहेंगे कि आपने कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे विद द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हाँ जी भैया, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो नहीं किया हमने, चलो थोड़ा ही टाइम लगाया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब डिफरेंस बिटवीन करते हैं एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके। तो सबसे पहली बात एड्सॉर्प्शन की, जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ऑफ कोर्स कहाँ पर भाई हो रहा है, सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो इट इज योर सरफेस फिनोमिना। एंड व्हाट अबाउट एब्जॉर्प्शन, इट इज अ बल्क फिनोमिना, इट इज अ बल्क फिनोमिना, राइट। बहुत अच्छे, बहुत इजी पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स will be, molecules of what, adsorbate, will be more on the surface। आपके जो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। और यहीं पे अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, तो हमारे एब्जॉर्प्शन के टाइम पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मोर इनसाइड द सरफेस। बल्क के अंदर आपको ज़्यादा मिलेंगे क्या बोला, एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स, ठीक है। जो एड्सॉर्प्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब इसकी डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। और यहीं पर मोस्ट प्रोबेबली जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, हमें हीट देनी पड़ती है।
और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो यस, और आप लोग हो ही बहुत होशियार, एग्जाम्पल्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, वो तो आप लोग भूल ही नहीं ना सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हम लोग लिख सकते हैं चॉक डस्ट एंड ब्लैक बोर्ड, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और स्पंज जो है हमारा कहाँ रह जाएगा, एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या डिफरेंस भी क्लियर कर लिया है। अब जो हमारी बारी आती है, दैट इज द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर नंबर 2 इज क्लासिफिकेशन, या फिर हम कहें कि टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, जो आपका मन करे आप वो बोलिए, ठीक है। इससे पहले मैं इसको वेट कीजिए, इससे पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, सो दैट हम लोग अपने किसका भला, अपने इस वाइट बोर्ड का जो कि फिलहाल पिंक सा है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी भला, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन की, तो हमारे पास हम लोगों ने बेसिकली इसको क्लासिफाई किया है। हमारा टॉपिक अब नेक्स्ट है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, राइट। तो हम लोगों ने इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया इन 2 टर्म्स, दैट इज केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, दिस इज माय आर, जो खा चुका हूँ मैं लिखते टाइम, केमिकल एड्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इन 2 चीज़ों में हम लोगों ने इसको बेसिकली क्या किया है, क्लासिफाई किया है, किसको भला, एड्जॉर्प्शंस को, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ केमिकल एड्जॉर्प्शन का, इसका दूसरा नाम कह लो, अभी 2-3 नाम मैं अभी बताने वाला हूँ, इसका नाम केमिजॉर्प्शन भी है, इसको हम केमिजॉर्प्शन भी है, और इसी को हम लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। मतलब अब आपके एग्जाम में पूछा गया हो व्हाट इज केमिजॉर्प्शन, व्हाट इज केमिकल एड्जॉर्प्शन, व्हाट इज लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन, तो सभी का आंसर क्या रहेगा, सभी का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करूँ तो इसी को हम फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजियोजॉर्प्शन, और इसी का दूसरा नाम है वैंडरवाल, थोड़ा सा इसको वैंडरवाल्स एड्जॉर्प्शन, ओके। अब समझते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है और हमारी ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करता है, केमिकल और फिजिकल, दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डिंग और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। अगर तो आपका एड्जॉर्बेट जो चिपकने आ रहा है और एड्जॉर्बेंट जिस पे चिपक रहा है, उसके बीच में जो बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अगर केमिकल बॉन्ड से बनी हुई, अगर ये किससे बनी हुई, केमिकल बॉन्ड से बनी हुई, तब हम इनको क्या बोलते हैं, केमिजॉर्प्शन। तब इन लोगों को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस एड्जॉर्प्शन को क्या नाम दूं, केमिजॉर्प्शन। इसको हम क्या नाम देंगे, केमिजॉर्प्शन। और यहीं पर अगर हमारी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकल बॉन्ड हो, फिजिकल बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड, जैसे कि फिजिकल बॉन्ड समझ रहे हैं आप, फिजिकल बॉन्ड जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, इसलिए इसका नाम वैंडरवॉल एड्जॉर्प्शन भी पड़ा था। अगर फिजिकल बॉन्ड्स हो या फिर वीक वैंडरवॉल फोर्सेस हो, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस हो, तो ऐसे एड्जॉर्प्शन की जिनके अंदर कौन से बॉन्ड हो, फिजिकल बॉन्ड या फिर वीक वैंडरवॉल फोर्सेज या वीक वैंडरवॉल बॉन्ड्स हो, तो ऐसे एड्जॉर्प्शंस को हम नाम देते हैं फिजियोजॉर्प्शन,
ठीक है, बहुत इजी। किस पे डिपेंड कर रहा है कि भैया कैसे तुमने एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट को जोड़ रखा है, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको जोड़ रखा है। तो ऑल डिपेंड अपॉन दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर केमिकल बॉन्ड्स हैं तो केम इज ऑप्शन, फिजिकल बॉन्ड है तो फिज इज ऑप्शन। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, नाम से ही क्या हो रहा है, मालूम पड़ रहा है। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं इसको, ऑफ कोर्स अब हम लोगों की डिफ्रेंशिएशन की बात तो आएगी, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। तो हम लोगों ने वैसे ही क्या कर रखा है, इसको डिवाइड तो कर ही रखा है। ठीक है, तो अब लोग मेरी ड्राइंग बहुत ही घटिया है, मुझे पता है। तो अब केमिज ऑप्शन इन विच द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर अटैच और एग्जिस्ट वाया केमिकल बॉन्ड। इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और जो मतलब कि जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। और अगर मैं फिजिक्स ऑप्शन की बात करूँ तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और यहीं पर अगर मैं बात करूं, इनकी क्वेश्चन आता है विच वन इज रिवर्सिबल और विच वन इज इरिवर्सिबल। तो भैया केमिकल बॉन्ड्स आर इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर। और यहीं पर आपके फिजिक्स ऑप्शन आर रिवर्सिबल नेचर। सब समझाते हैं, घबराइए मत कि क्यों ये रिवर्सिबल और क्यों ये इरिवर्सिबल है। दे आर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, एक बार बन गए तो नहीं टूटने वाले। तो दे आर वीक एंड अनस्टेबल, ये लोग थोड़े वीक होते हैं और हल्की सी इनको हवा या गर्मी मिल गई तो टूट जाएंगे। ठीक है, इन लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी की इनको ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं इन किसकी बात करूं, नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब हम लोग इन पॉइंट्स को समझते हैं। फोर्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये हम लोगों को पता चल गया। इसके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल इन नेचर मतलब कि ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत केमिकली बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। तो क्या हम एक बार एड्जॉर्बेंट के ऊपर चिपक गया, मान लो ये सरफेट है, इसके ऊपर आकर एक बार एड्जॉर्बेंट ने बॉन्ड बना लिया, केमिकल बॉन्ड, तो क्या ये टूट पाएंगे, नहीं। तो ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और ये रिवर्सिबल क्यों होते हैं, क्योंकि एड्जॉर्बेट जो एड्जॉर्बेंट पे आए हैं वो बहुत वाया वीक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हल्की सी इनको हीट दे दिया तो वो जो एड्जॉर्बेट है वो क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, डिजॉर्प्शन हो जाएगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये चीज़ समझ लगी। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, हाँ जी, एक बार बन गए अब नहीं टूटेंगे। ये क्या है, वीक, क्योंकि एक बार बन गए तो हल्की सी एनर्जी मिली तो टूट सकते हैं, तो दे आर क्वाइट अनस्टेबल। अब व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, थोड़े से ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए एक एनर्जी है जिसकी हमें ज़रूरत है, और ये कोई भी एक रिएक्शन है जो कि अकर हो रही है, जो टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 स्टेज होती है, हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं रिएक्शन के। हम लोग तो कहते हैं कि एक रिएक्टेंट आया, रिएक्टेंट्स कंबाइन किए और हमारी क्या हो गए, प्रोडक्ट बना दिए। तो क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल भी भैया ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूँ तो अच्छी बात है, मेरी ड्राइंग भैया जी माफ़ करना। चलो, दिस इज़ नोन एज ट्रांजिशन स्टेज, दिस इज़ नोन एज ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, दिस इज, यहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स पड़े होते हैं, यहाँ पर आपके क्या पड़े होते हैं, रिएक्टेंट्स पड़े होते हैं, और यहाँ पर आपके क्या है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, इस ये जो ट्रांजिशन स्टेज है ना, ठीक है, अभी देखो मैंने आप लोग को पता होगा, लोअर द एनर्जी मैक्सिमम विल बी द स्टेबिलिटी।
ये बात हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी एनर्जी कम वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो ऑफकोर्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। तो बेसिकली होता क्या है, इस रिएक्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर लेके जाते हैं दिस ट्रांजिशन स्टेज पे। इस ट्रांजिशन स्टेज के लिए जितनी भी एनर्जी दी उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब जितनी भी हमने उसको एनर्जी दी इस रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेज तक ले जाने के लिए, क्यों ये ट्रांजिशन स्टेज मोस्ट अनस्टेबल स्टेज है, हम उसको, ये तो ऑलरेडी अनस्टेबल था, उसको वहाँ तक लेके गए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। अब वहाँ से वो अनस्टेबिलिटी बिल्कुल स्टेबल होने के लिए क्या बना देती है, प्रोडक्ट बना देती है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन टू द रिएक्टेंट टू रीच ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी किसको देनी पड़ती है, ऑफकोर्स केमिकल बॉन्ड्स वालों को देनी पड़ती है, क्योंकि उसके जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं। हम लोगों ने बात किया ना कि दे आर क्वाइट स्टेबल। तो स्टेबल कैसे होंगे, अगर उनकी रिएक्टेंट्स की जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहे हैं और उनकी उनकी जो एनर्जी है वो कम हो, तो उसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। भैया इन लोगों को ज़रूरत ही नहीं, कहते जैसे हैं हम वैसे ठीक है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 2, ऑल अबाउट फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। और कल हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया की बातें करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है प्रेशर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड दिस स्माइल इज फॉर यू। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।